छुप जाता है। जब अपराध अपनी दहाड़ से शहर को डराता है, तब आता है एक नाम, डिटेक्टिव बाघ कुमार। हर पंजे में है इंसाफ, हर कहानी में छुपा है एक राज। जहां दहाड़ है, वहीं इंसाफ है। सच छुपाने वाले हमेशा भूल जाते हैं, मगर लाशें कभी झूठ नहीं बोलती। डिटेक्टिव बाघ कुमार की भारी गहरी आवाज घने जंगल की हवा में गूंज उठी। उसके शब्द ठंडी हवा की तरह पेड़ों की छाल से टकराए और रात को और भी भारी बना गए। यह आवाज सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि अब अपराध और सच के बीच जंग शुरू हो चुकी है। रात काली थी, बादलों ने चांद को निगल रखा था और जंगल के बीच बहती हवा में मिट्टी और खून की अजीब गंध तैर रही थी। काले आसमान के नीचे टूटी शाखाओं और गीली पत्तियों के बीच एक सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो पूरा जंगल किसी अदृश्य डर से कांप रहा हो। इसी सन्नाटे को तोड़ते हुए आगे बढ़ा डिटेक्टिव बाघ कुमार, एक मस्कुलर मानवीय शक्ल वाला टाइगर। उसके चौड़े कंधे, मोटी गर्दन और चमकती धारदार आंखें किसी सैनिक की तरह चमक रही थीं। उसकी हर चाल में वजन था, हर सांस में गूंज थी। वह सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह जंगल का सबसे चतुर दिमाग और सबसे मजबूत शरीर था। आज का मामला अलग था। जंगल के उत्तरी हिस्से में, जहां आमतौर पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, वहां एक गुमशुदा लाश मिली थी, या कहें लाश का ढेर। यह खबर हर तरफ फैल चुकी थी। लकड़बग्घे की टुकड़ी ने पहले इसे देखा और तुरंत बाघ कुमार को बुलाया। लेकिन यह साधारण हत्या नहीं थी। वह जब उस जगह पहुंचा तो उसकी नाक में सड़ी हुई मिट्टी, गीले खून और जल चुके मांस की गंध एक साथ घुस गई। जमीन पर बिखरी हड्डियां, आधे सड़े कपड़े और पेड़ों पर खुरचें, मानो किसी अदृश्य शिकारी की कहानी सुना रही थीं। बाघ कुमार घुटनों के बल झुका। उसने मिट्टी को पंजों से टटोला, पत्तों को पलटा और दरारों को देखा। उसकी आंखें किसी एक्सरे की तरह हर परत भेद रही थीं। उसने महसूस किया, लाश यहां गिराई नहीं गई, घसीट कर लाई गई थी। भारी जिस्म के निशान, टूटी जड़ों पर घर्षण और मिट्टी पर लंबे खींचे निशान इस बात का सबूत थे। कातिल बहुत चालाक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वह जंगल के रास्तों को जानता है। चारों तरफ अजीब खामोशी थी। उल्लू भी अपनी आवाज दबाए बैठा था, मगर बाघ कुमार की धारदार इंद्रियां सोई नहीं थीं। उसने देखा, पेड़ की छाल पर खुरचने के निशान बने हुए हैं और उनमें अजीब लाली चिपकी है। उसने पंजे से छुआ, सूंघा। वह खून था, मगर साधारण नहीं। उसमें एक अजीब धातु जैसी गंध थी, जैसे किसी ने उसमें झरमिलाया हो। उसने अपनी कमर से लटकती लालटेन निकाली और अंधेरे को रोशन किया। रोशनी पड़ते ही वह चौंक गया। लाश के पास पड़े कपड़े किसी इंसान के थे, मगर पंजों और दांतों से फटे हुए। सवाल यह था, क्या यहां इंसान आया था? अगर हां, तो क्यों? जंगल के बीच इंसान का होना अपने आप में रहस्य था। धीरे धीरे उसने और सुराग ढूंढे। झाड़ियों में टूटे पंख पड़े थे, काले और लंबे। वे किसी साधारण पक्षी के नहीं थे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किसी परिंद का काम है, मगर कौन सा? उसने सोचा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, केस और पेचीदा होता गया। उसकी स्मृतियों में कई पुराने केस चमकने लगे। गायब होते जानवर, बिना सिर की लाशें और गुप्त सुरंगें जिनमें खून बहता था। हर बार यह केस अधूरा रह गया था, मगर आज उसके सामने एक सुराग था, वही गुमशुदा लाश। अचानक उसके कान खड़े हो गए। पत्तों के बीच कुछ खड़खड़ाया। वह बिजली की तरह मुड़ा। पंजे में तेज ब्लेड जैसा नख निकला और उसकी आंखें आग जैसी जलने लगीं। मगर सामने सिर्फ हवा थी। वह जानता था कि कोई है, कोई जो छुपकर उसे देख रहा है। उसकी गंध की पहचान ने बताया, ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि कोई शिकारी पक्षी। आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और उसी चमक में उसने दूर एक परछाई देखी। लंबी चोंच, लाल चमकती आंखें और काले पंख हवा में बिखरते हुए। वह परछाई क्षण भर में गायब हो गई। बाघ कुमार की सांस गहरी हुई। तो यह खेल है, उसने गरजते हुए कहा। उसकी जांच अब और गंभीर हो चुकी थी। जंगल की जमीन अब सबूतों से भरी थी। खून, पंख, टूटी जड़ें और मिट्टी पर बने रहस्यमयी गोले। यह किसी साधारण जानवर या इंसान का काम नहीं था। यह किसी संगठन, किसी छिपे हुए दुश्मन का काम था। और उस रात जब वह अपनी रिपोर्ट लिखने बैठा, उसने आखिरी पंक्ति लिखी, यह सिर्फ हत्या नहीं, यह ऐलान जंग है। डिटेक्टिव बाघ कुमार पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। गुमशुदा लाश कौन थी और लाल पंख की असली कहानी क्या थी? सुबह की पहली किरण जब पत्तों की दरार से होकर नीचे आई, तभी लकड़बग्घा पुलिस चीफ घमासान दौड़ता हुआ आया। उसकी भारी सांसें बता रही थीं कि खबर गंभीर है।
दक्षिणी हिस्से में भी एक लाश मिली है, उसने दबी आवाज में कहा। बाघ कुमार की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिल जानता था कि यह सब एक ही सिलसिले का हिस्सा है। वह तुरंत वहां पहुंचा। रास्ते में पेड़ों की छाल पर पुराने खुरचाव दिखाई दिए, मानो किसी ने पंजों से लगातार रास्ता चिन्हित किया हो। चारों तरफ काई और खून के छींटे थे। जब वह उस जगह पहुंचा, उसका दिल एक बार थम सा गया। वहां जमीन पर आधी जली हुई लाश पड़ी थी। मांस काला पड़ चुका था, हड्डियां झलक रही थीं और चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। मगर सबसे डरावना दृश्य लाश के पास पड़ा लाल पंख था। वह पंख साधारण नहीं था, लंबा, मोटा और उस पर अजीब सी चमक थी, मानो उसमें आग भरी हो। बाघ कुमार ने उसे उठाया, सूंघा। वह खून और धुएं की मिली जुली गंध से भरा था। उसने तुरंत महसूस किया कि यह पंख किसी साधारण पक्षी का नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत वाले परिंदे का है। हर लाश के पास एक निशान छोड़ा जा रहा है। बाघ कुमार ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह खेल सिर्फ हत्या का नहीं, यह एक संदेश है। घमासान डर कर बोला, मतलब कातिल हमें चैलेंज कर रहा है? बाघ कुमार की आंखों में लौ जल उठी। हाँ, और वह चाहता है कि हम उसकी परछाई तक पहुंचें। उसने लाश के आसपास के सुराग देखने शुरू किए। मिट्टी पर बने पैरों के निशान गहरे थे, जैसे कोई भारी शरीर इधर उधर घूम रहा हो, मगर उन पर मिट्टी का अजीब पैटर्न बना हुआ था। वृत्ताकार गोल गोल निशान, मानो किसी ने जानबूझकर जमीन पर चिन्ह बनाए हों। उसकी जांच वहीं रुकी नहीं। उसने पेड़ की डाल पर देखा, कुछ खून छिटका हुआ था और एक टूटा हुआ धागा लटका था। उस धागे की बनावट इंसानी कपड़े जैसी थी। इसका मतलब था कि इंसान और यह रहस्यमयी कातिल दोनों किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। तभी ऊपर से कौवों का झुंड अचानक उड़ता हुआ गुजरा और पूरा माहौल डर से भर गया। उनकी कांव कांव मानो चेतावनी थी। बाघ कुमार ने उनकी दिशा देखी और महसूस किया कि वे जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर उड़ रहे थे। यह वही जगह थी जहां पुरानी गुफाएं थीं और कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। वह तुरंत वहां पहुंचा। रास्ता लंबा और खतरनाक था, कांटेदार झाड़ियां, दलदल और गिरते पत्थर, मगर उसकी ताकत और दृढ़ता उसे आगे ले गई। जब वह गुफा तक पहुंचा तो अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी लालटेन की लौ भी कांप रही थी। उसने अपने पंजों से मिट्टी हटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे, लाल गोले, बीच में पंख के आकार की आकृतियां। हर दीवार मानो किसी गुप्त संगठन की गवाही दे रही थी। और फिर अचानक उसकी नजर उस ढेर पर पड़ी, कंकालों का ढेर, दर्जनों लाशें जिनकी हड्डियां चमक रही थीं और हर एक की पसली के पास वही लाल पंख ढंसा हुआ था। बाघ कुमार की सांसें भारी हो गईं। उसने महसूस किया कि यह किसी साधारण हत्यारे का काम नहीं, बल्कि किसी गुप्त प्रयोग का हिस्सा है। यह पंख सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि कोई हथियार है, शायद किसी झर में डुबोकर, शायद किसी काली विद्या का हिस्सा बनाकर। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तू सच की तलाश में है बाघ, मगर सच तुझे मार देगा। बाघ कुमार ने तुरंत मुड़कर पंजा उठाया, मगर वहां सिर्फ परछाई थी, काली चोंच की आकृति, लाल आंखें और एक खौफनाक हंसी गूंजी। परछाई हवा में घुल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, मगर उसकी आंखों में आग और भड़क उठी। उसने जमीन पर पड़ा लाल पंख उठाया और अपने पंजे में दबाकर कहा, तूने जंगल की आत्मा को चुनौती दी है, अब यह खेल खत्म होगा। गुफा से बाहर निकलते हुए उसकी चाल और भारी हो चुकी थी। अब वह जानता था कि दुश्मन साधारण नहीं, बल्कि कोई काला परिंद है, एक रहस्यमयी हत्यारा जो लाशों को अपने प्रयोगों का हिस्सा बना रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत थी। गुफा में मिली हड्डियों और लाल पंखों की गवाही अभी भी उसके पंजों पर चिपकी हुई थी। वह जंगल के दरबार में पहुंचा, जहां शेरराज, जंगल का राजा और बाकी बड़े जानवर इकट्ठा थे। सभी के चेहरे डरे हुए थे। बंदरों की टुकड़ी बुदबुदा रही थी कि यह कोई आत्मा का काम है। गिद्ध निरीक्षक ने कहा कि यह जरूर किसी तांत्रिक की करतूत है, मगर बाघ कुमार की गहरी आवाज ने सबको चुप कर दिया। यह न आत्मा का खेल है, न तांत्रिक का, यह खून का कारोबार है और इसके पीछे है काला परिंद। उसके ये शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। काला परिंद का नाम जंगल में अफवाह की तरह घूमता था, एक आधा इंसान आधा कौआ, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती थीं और जो लाशों के खून से झर बनाता था, मगर अब तक किसी ने उसे देखा नहीं था। बाघ कुमार ने सबूत मेज पर रखा, वही लाल पंख, वह आग की तरह चमक रहा था। हर हत्या के बाद यही छोड़ा गया है, ये उसका सिग्नेचर है और यह बताता है कि वह हमें डराना नहीं चाहता,
बल्कि हमें चैलेंज दे रहा है। शेरराज गरजा। तो हमें युद्ध करना होगा। बाघ कुमार ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, नहीं, यह दुश्मन छाया में लड़ता है। इसे ताकत से नहीं, दिमाग से हराना होगा। इसी बीच गिद्ध निरीक्षक दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में डर और पंखों में कंपन था। डिटेक्टिव, पश्चिमी घाटी में एक और लाश मिली है। बाघ कुमार तुरंत वहां पहुंचा। घाटी गहरी थी, नीचे नदी बह रही थी और चारों तरफ धुंध तैर रही थी। लाश आधी नदी में डूबी थी, मगर उसकी छाती पर खून से लिखा एक संदेश था। शिकार शुरू हो चुका है। ये शब्द पढ़कर बाघ कुमार की आंखों में आग भड़क उठी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये खुला ऐलान था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक हवा में एक खौफनाक हंसी गूंजी। पेड़ों के ऊपर काली शाखाओं के बीच लाल आंखें चमकीं। एक परछाई उड़ती हुई गुजरी, लंबे पंख, काली चोंच और मौत जैसी मौजूदगी। काला परिंद। बाघ कुमार ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उस परछाई ने फिर आवाज लगाई, तू सच चाहता है बाघ, तो सच की कीमत है खून। और अब शिकार मैं नहीं, तू है। अगले ही पल घाटी में हलचल मच गई। छाया से नकाबपोश जानवर और इंसान बाहर आए। वे सब आधे पागल जैसे लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनकी सांसों में जहर का असर था। यह वही जहर था जो काला परिंद मृत लाशों से निकाल रहा था। उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। बाघ कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी मांसल देह बिजली की तरह हिली। पंजों से एक वार में दुश्मनों की भीड़ धराशायी हो गई। उसने नदी किनारे चट्टान को तोड़कर लहरें उठाईं और कई दुश्मन बह गए, मगर भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर वार पर वह गरजता और उसकी दहाड़ घाटी में गूंजकर पहाड़ों को हिला रही युद्ध के बीच अचानक ऊपर से लाल पंखों की बारिश हुई। हर पंख जमीन पर गिरते ही धुआं छोड़ता था, जिससे दुश्मनों की ताकत और बढ़ जाती थी। यह देखकर बाघ कुमार समझ गया, यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक खेल है। काला परिंद चाहता है कि वह थककर हार मान ले, मगर डिटेक्टिव बाघ कुमार कभी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पंजों से लाल पंख उठाया और उसे अपनी छाती में गाड़ दिया। चारों तरफ सब दंग रह गए। उसका खून बहा, मगर उसकी आंखों में आग और तेज हो गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, जहर से डरने वाले मर जाते हैं और जहर पीने वाले अमर हो जाते हैं। उसके बाद उसका हमला और भी भयंकर हो गया। उसने एक एक कर दुश्मनों को धराशायी किया और घाटी को खून और चीखों से भर दिया। मगर जब उसने ऊपर देखा तो काला परिंद गायब। आखिर में घाटी में सिर्फ खामोशी बची। टूटी चट्टानें, जली हुई जमीन और खून से भरी नदी। बाघ कुमार की सांसें भारी थीं, मगर उसकी नजरें अब और भी दृढ़ हो चुकी थीं। उसने अपने पंजों से मिट्टी उठाई और आकाश की ओर फेंकी। यह शिकार नहीं, यह युद्ध है, और यह युद्ध मैं खत्म करूंगा। डिटेक्टिव बाघ कुमार उस जगह पर पहुंचा जहां 3 दिन से उसका पीछा करते हुए हर सुराग आकर खत्म हो रहा था। जंगल की सूखी नदी का किनारा, मगर इस बार उसके सामने सिर्फ सुराग नहीं था बल्कि जाल था। पेड़ों पर घात लगाए हुए नकाबपोश शिकारी बंदूकें ताने खड़े थे। उनमें से एक भारी आवाज में गरजा, बाघ कुमार, तूने सच की राह चुनी है, अब अपनी मौत भी चुन ले। बाघ कुमार ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में वही शिकारी चमक लौटी। सच का पीछा करने वाला मौत से डरता नहीं, मौत ही उससे डरती है। एक ही झटके में वो बिजली की तरह झपटा। उसके पंजों की चोट से 2 शिकारी नीचे गिरे। गोली की आग ने हवा को चीर दिया, मगर बाघ कुमार की चाल इतनी तेज थी कि धुएं में उसका साया भी पकड़ में न आया। इसी भिड़ंत के बीच उसने देखा एक काला बक्सा, वही असली सबूत जिसकी वजह से लाशें गायब की जा रही थीं। उसने बक्सा खोलकर देखा और जो चीज अंदर थी उसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। जंगल की जमीन के नक्शे और अवैध खदानों की फाइलें। अब सब साफ था। इंसानी लाशें सिर्फ सुराग छिपाने के लिए थीं। असली मकसद था जंगल की आत्मा को चीरना, उसकी जमीन को लूटना। तभी पीछे से एक विशालकाय नकाबपोश नेता सामने आया। उसके हाथ में आधुनिक हथियार था। उसने मास्क उतारा और बाघ कुमार की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये खेल तू खेल रहा था, वो भी जंगल के दिल के खिलाफ? वो शख्स था सियार राजा जुर्बान, जो जंगल के काले कारोबार का असली सरगना निकला। जुर्बान ठंडी हंसी हंसा, बाघ कुमार, तू सोचता है कि तू जंगल का रखवाला है, मगर सच ये है, ये जंगल बिक चुका है। अब या तो तू झुकेगा या फिर गुमशुदा लाशों की कतार में तेरा नाम होगा। अंधेरी नदी के किनारे बंदूकों, खून और रहस्य के बीच अब खेल था आखिरी, सच बनाम लालच। जुर्बान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तू सोचता है बाघ कुमार कि तेरी दहाड़ से ये जंगल बच जाएगा? ये जंगल अब मेरा है, इसकी जमीन, इसके रहस्य, इसकी हर धड़कन। बाघ कुमार की आंखों में आग जल उठी।
उसका मांसल शरीर अंधेरे में चमक रहा था। उसने पंजे जमीन में गाढ़े और दहाड़ा, जंगल बिकता नहीं जुर्बान, जंगल अपना बदला लेता है, और आज तू ही वो गुमशुदा लाश बनेगा जिसकी तलाश कल से हो रही थी। इसके बाद शुरू हुआ खूनी टकराव। गोलियों की गड़गड़ाहट, पंजों की चोट और जंगल की चीखों के बीच हवा कांप उठी। शिकारी एक एक कर गिरते गए। बाघ कुमार की चाल बिजली जैसी थी, कभी पेड़ों पर छलांग, कभी नदी की धूल में लौटकर वार। उसकी हर हरकत किसी सिनेमाई दृश्य से कम नहीं थी। जुर्बान ने अपने विशाल हथियार से अंधाधुंध गोलियां चलाईं, मगर बाघ कुमार ने धुएं और अंधेरे का सहारा लेकर उसकी तरफ छलांग लगाई। पंजे की एक मार से हथियार दूर जा गिरा। अब दोनों आमने सामने थे, नाखून बनाम दांत, ताकत बनाम चालाकी। जुर्बान ने जहरीले चाकू से वार किया, मगर बाघ कुमार ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया और जमीन पर पटक दिया। ये जंगल तेरा नहीं, इसका रखवाला मैं हूं। अंतिम दहाड़ के साथ बाघ कुमार ने जुर्बान को उसी नदी की दलदल में धकेल दिया जहां इंसानी लाशें छिपाई गई थीं। दलदल ने धीरे धीरे उस अपराधी को निगल लिया और उसकी आखिरी चीख जंगल की हवा में गुम हो गई। सुबह हुई। कुहासा हट चुका था, पेड़ अब शांत थे, नदी का पानी साफ था, जंगल की सांस फिर से जिंदा हो चुकी थी। बाघ कुमार उस जगह खड़ा था जहां रात को मौत का खेल हुआ था। उसके पंजों पर अभी भी मिट्टी और खून की लकीरें थीं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, गुमशुदा लाशें इंसाफ पा चुकीं और जंगल ने अपना शिकार चुन लिया। दलदल का पानी शांत हो चुका था। जुर्बान की आखिरी चीख भी अब जंगल की खामोशी में गुम हो चुकी थी। हवा में बारूद की गंध की जगह अब मिट्टी और सुबह की नमी घुलने लगी थी। अंधेरे बादलों के बीच से काला परिंदा नीचे उतरा। वो उसी दलदल के ऊपर चक्कर लगाने लगा जहां जुर्बान डूबा था। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसा लगा जैसे मौत खुद न्याय का दस्तखत कर रही हो। एक पल के लिए परिंदा जुर्बान की डूबी जगह पर ठहर गया, फिर उसकी तीखी कर्कश आवाज गूंजी, का का। जंगल के हर कोने में ये आवाज गूंज गई। पेड़, मिट्टी, हवा सब गवाह बन गए कि इंसाफ पूरा हो चुका है। बाघ कुमार ने गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल जानता है कौन उसका दुश्मन है और उसका हिसाब खुद जंगल लेता है। काला परिंदा धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों में गुम हो गया। उसकी परछाई धुंध में मिल गई, जैसे वो हमेशा के लिए जंगल की आत्मा में समा गया हो। अब सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर आईं। रहस्य, खून और डर की रात खत्म हो चुकी थी, मगर कहीं दूर वो काला परिंदा फिर से मंडराने को तैयार था, क्योंकि जंगल में सच कभी सोता नहीं।